तो अभी हमने क्लियर, हाँ आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, तो ये अनसैचुरेटेड जो कि हमारे कौन से होते हैं, जिसमें कि हमारा ये यूजुअली लिक्विड होते हैं, डबल बॉन्ड जिसमें हमारे कार्बन के जो चेन्स में मिलता है एक से ज्यादा होते हैं तो पॉली होते हैं। और ये यूजुअली हमारे प्लांट सोर्सेज से होते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल होता है, सॉलिड होते हैं, और ये हमारे एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आज बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन जो है बेसिकली ये हमारा ये भी हमारा एक स्थूल पोषक तत्व है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और जल की तरह ही हमारा और फैट की तरह ही ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें को भी हम ऊर्जा के लिए तो काम में लाते ही हैं, लेकिन एक मिनट हिंदी का देखती हूँ मैं। नहीं, हिंदी में नहीं है, सॉरी, ये स्लाइड इंग्लिश में ही है। तो बेसिकली प्रोटीन जो हमारे ये जो एक स्थूल उसमें होते हैं, और ये भी हमारे ऑर्गेनिक तत्वों से बने हुए होते हैं, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। और इसमें एक और हमारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है, कौन सा? नाइट्रोजन। ठीक है ना। नाइट्रोजन इसमें जो होता है बहुत महत्वपूर्ण इसमें होता है। और ये जो तत्व होते हैं बेसिकली हमारे उसमें जो है मूल इकाइयों से बनते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी होती है, जिनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। तो जो बेसिक जो इनका जो फंक्शनल जो हमारा एलिमेंट है प्रोटीन्स का, हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक चेन बनाते हैं, और फिर वो हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड्स बहुत सारी चेन्स बनाते हैं। वो जो चेन आपस में किसके जो कड़ी होती है, वो जो होते हैं उनको पेप्टाइड लिंकेजेस भी बोलते हैं। ठीक है। और बहुत संख्या में ये चेन बनी हुई होती है। कई सौ से लेके हजारों तक के जो अमाइनो एसिड है ये आपस में अलग अलग तरह से जुड़कर अलग अलग तरह की चेन बनाते हैं, घूम जाते हैं, स्पाइरल होती है, कॉइल फॉर्म में होते हैं। तो वो कई प्रकार के हमारे जो है प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर को जो जरूरत होती है कुछ हमारे खाने पीने से, ये हमें अमीनो एसिड जरूर मिलने चाहिए ताकि वो हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति को पूरा कर सके। तो जो हमारे कितने 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे कि हमारा ये प्रोटीन जो है इनका निर्माण होता है। कुल कितने होते हैं? देखिए 22 होते हैं। और भोजन में हमारे कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और लेकिन ये देखा जाएगा कि कोई भी दो प्रोटीन एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब कोई भी चेन सिमिलर नहीं होती है। कहीं ना कहीं इनकी संरचना जो इनकी अमाइनो एसिड्स की होती है इस तरह से होती है कि हमारे अलग अलग तरह का जो है प्रोटीन वो बनाते हैं। तो 20 या इससे अधिक जो अमाइनो एसिड, मतलब 2200 हैं, ये हमारे अलग अलग हमारे बने होते हैं। लेकिन हमारे शरीर को जरूरी नहीं कि सारे ही अमाइनो एसिड्स मिले, कुछ लेकिन हमारे शरीर को बहुत जरूरी है कि उनका मिलना। उनको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कि अगर उनकी कमी होगी तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस हैं। तो उनको हम हमारे शरीर में वो हमारे भोजन के द्वारा जरूर मिलने चाहिए, दैनिक आहार में। तो उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और कुछ जो इसके अलावा जो होते हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं, कि जरूरी भी नहीं है, हम उनका जो काम इधर उधर से करके कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे भोजन में जरूर होना चाहिए। तो अब इस पिक्चर में देखोगे, एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये इस तरह का है, ये है ना, ऐसे ऐसे देखो इन्होंने घूम घूम के अपनी जो चेन बनाई है। और ये जो चेन जो होती है इसको पेप्टाइड लिंकेजेस बोलते हैं। तो ये एक हमारा एक तरह का जो है ये प्रोटीन बना। तो बिल्डिंग ब्लॉक हमारा जो प्रोटीन का कौन सा है? अमाइनो एसिड। ठीक है। तो इस अगली पिक्चर में ये हमें जो एसेंशियल मतलब आवश्यक जो है और हमारे लिए वो बहुत जरूरी जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की ये दी गई है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होते हैं और ये हमारे खाने में जरूर होना चाहिए। ठीक है।
इनके जो है हमारे शरीर में प्रोटीन जो है कमी नहीं होती है। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो इनकी वजह से दिक्कत होगी। नॉन असेंशियल भी होते हैं ये हो, लेकिन अगर एक बार ये नहीं होंगे तो हम काम कर सकते हैं। तो ये इतने आवश्यक नहीं है, ये अनावश्यक है। ठीक है, तो हमारे आवश्यक वाले जो है आइसो ल्यूसीन है, लाइसिन है, मिथियायोनिन है, फिर हमारा जो है फिनाइलएलेनिन है, थ्रियोनाइनिन है, ट्रिप्टोफेनेन है, वेलिन है, हिस्टिडीन है। ठीक है, ये हमारे इनका नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ की गिनती आपकी भाई 9 है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम अगर हमारे जो अमाइनो एसिड ये आपस में मिलके जो है हमारे खाने में जो हम कमी नहीं होने देते, लेकिन ये जो अमाइनो एसिड है जो हमारे शरीर में आपको जो प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे जो है प्रोटीन आपका किस क्वालिटी का आप ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि प्रोटीन जो है आपको एनिमल सोर्सेज और वेजिटेबल सोर्सेज मतलब पशुओं से और वनस्पति दोनों के उससे ही मिलता है। कुछ हमारे जो होते हैं वो सिर्फ हमें पशु जनित जो हमारे प्रोटीन वो ही उसमें से ही मिल सकता है, वो वनस्पतियों में नहीं होता, और कुछ वनस्पतियों में ही होता है, वो हमारा पशुओं से नहीं मिल सकता है ना। कुछ आप कहते हो ना ऐसे ऐसे प्रोटीन होते हैं कि ये लो इसमें अच्छा मिलेगा, अच्छा तुम ये नहीं खाते हो, तुम कुछ अंडा नहीं खाते हो तो तुम्हारे तो ये कमी होगी होगी। तो कुछ ऐसे हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं तो उनका हमें उच्च मात्रा में अनुपात करना ही होता है, तो इसीलिए हम कुछ खाने पीने को आपस में मिक्स करके बनाते हैं, ताकि जो एक अमाइनो एसिड एक खाने में जो पूरा नहीं मिलता, तो वो दूसरे अमाइनो एसिड से जो हमारे में उसकी आवश्यकता जो हमारे कमी होती है दूसरे खाने को मिला लेते हैं। किसी में कोई अमाइनो एसिड कम होता है कि जैसे चावल में सारे अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, कुछ हद कम होगा, तो हम उनमें दाल मिला लेते हैं, क्योंकि दाल में जो है वो सारे अमाइनो एसिड्स वो वाले उसमें नहीं है, और जो चावल में नहीं है वो उनकी पूर्ति कर देगा, तो एक हमारा जो भोजन है पूरा एक बैलेंस डाइट बन जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन, जैसे कि डोसा बनाते हैं, चावल और उड़द दाल बना लेते हैं, है ना। खिचड़ी वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि हम हमारे देश में जो है खिचड़ी, और सबसे मेरे ख्याल से विश्व में भी उसको काफी दाम दे दिया गया है कि वो हमारे एक संतुलित आहार में आता है, कि वो हमारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, वो उन सबको सम्मिलित करता है। तो जब चावल और दाल का जब हम मिश्रण कर देते हैं, क्योंकि चावल आता है हमारे अनाजों की कैटेगरी में, और दाल हमारी जो लेग्यूम्स जो हम कहते हैं या दालों की श्रेणी में जिस तरह के आते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे खाने की हर जो भी पोषक तत्व होते हैं, या स्पेशल यहाँ पे हम प्रोटीन की बात करें तो जो अमाइनो एसिड का असेंशियल वाले एक में कम है, क्योंकि एक भोजन में हमें कभी सारे नहीं मिलते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से स्पेशली जो वनस्पतियों पे ही रहते हैं उनका पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। जैसे कि हम दलिया भी लेते हैं, दूध में मिला के हम लेते हैं, अगर हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लेते हैं, डोसा वगैरह साउथ इंडिया में ज्यादा है, तो अलग अलग देश का भी है। अब देखोगे चावल और फिश जो है वो आप रोटी के साथ नहीं खाओगे, फिश उसका कॉम्बिनेशन चावल के साथ ही होगा, है ना। दाल भात है, माछ क्या बोलते हैं चावलों को, अगर आप बंगाल की साइड जाते हैं भात ही बोलते हैं ना, हाँ माछ भात, है ना। ये कॉम्बिनेशन है टिपिकल कि हम चावलों के साथ दाल यूजुअली लेते हैं, ठीक है ना। रोटी सब्जी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन से हम अपने जो है जितनी भी अपनी प्रोटीन की क्वालिटी को हम बढ़ा लेते हैं। ओके, समझ आया? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? तो कुछ वनस्पतियों में क्योंकि जैसे अमाइनो एसिड नहीं होते, किसमें कुछ नहीं होते, तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं, जो हमारे प्रोटीन के जो हमारे स्रोत हैं, उनको हम देखेंगे तो हमें कहाँ से पशुओं से भी मिलते हैं, और हमें कहाँ से मिलते हैं, वनस्पतियों से मिलते हैं। तो पशुओं से जो मिलते हैं वो हमें मांस और मछली से तो बहुत अच्छा जो हमारा मिलता है, जो मांस होता है बेसिकली मीट इज बेसिकली ऑफ द गोट मीट, मतलब बकरे का जो मांस होता है वो, मछली है, फिर अंडे हैं, ये हमारे बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। और दूध से बनी हुई चीजें, इनको भी हम बहुत अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, जैसे कि दूध तो है ही खुद में, पनीर उससे बना हुआ है,
खोया जो हम उससे बनाते हैं, दही जो है ये भी अच्छे प्रोटीन के स्रोतों में से आता है। फिर हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो हमारे जो दालें हैं, स्पेशली साबुत दालें, उनमें हम मानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। सोयाबीन है, हमारे जितने भी नट्स एंड ऑयल्स हैं, मतलब जो हमारे गिरियां हैं, गिरी जो हम काजू है, बादाम है, ये सब चीजें जो है, ठीक है, इनमें, और जो इनसे तेल निकलते हैं जैसे पीनट्स का है, हमारे मूंगफली का तेल है, बादाम का तेल है, काजू जो है, ये इन सब में हमारे जो है ये प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन अनाजों में जो होता है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर प्रोटीन, उसमें अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी वो वाली नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया था, उनमें कुछ कमियां होती है एसेंशियल उसकी, तो हम उनको उस कमियों को पूरा करने के लिए कॉम्बिनेशन का हम खाना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात अभी करी थी दाल चावल की, खिचड़ी की, है ना। और जैसे हम मिस्सी रोटी बनाते हैं, है ना, गेहूं के आटे में हम या 5 अनाज की जो हम, तो वो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें कि हम प्रोटीन की क्वालिटी को हम जो है बढ़ा लेते हैं। और ऐसे ही दूध है, दही है, कई बारी हम कुछ अपने प्लांट सोर्सेज में भी इनको मिला के हम खाते हैं, तो भी हमारा जो है इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जैसे कि हम क्या बनाते हैं, खीर, है ना। खीर आपने कभी भी आपने देखा होगा, जब भी घर में बनती है, यूजुअली तो चावलों की खीर होती है, लेकिन और भी कई चीजों की बना लेते हैं। तो खीर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑल्सो। और हमारा जो खिचड़ी है दही के साथ जैसे हम लेते हैं, तो इसमें भी हमारी जो कार्य जो है उनका अच्छा हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि प्रोटीन का कार्य क्या है। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन हमारे को सबसे ज्यादा जो इसका काम जो होता है, आपने देखा होगा कि बचपन में आपने कहा होगा कि दूध पियो, दूध पियो, बड़े बुढ़े अरे दूध पी लो, दूध पी लो। बच्चों को स्पेशली कहा जाता है क्योंकि उनको ग्रोथ की जरूरत है, उनके शरीर में निर्माण की जरूरत होती है, उनके शरीर की वृद्धि होने की जरूरत है। तो प्रोटीन का सबसे जरूरी जो काम होता है वो हमारे शरीर के जो नए हमारे जो कोशिकाएं हैं उनको बनाने में मदद करता है, जिससे कि शरीर की वृद्धि होती है और हमारे शरीर का जो है डेवलपमेंट होता है, निर्माण भी होता है। जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी हमारे को जो है प्रोटीन, क्योंकि ये हमारे सेल्स को नया बनाने में काम करता है, तो इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो बॉडी बिल्डिंग जो है यहाँ पर हम शरीर निर्माण में लिए इसका बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। तो जैसे भी बच्चे से वयस्क होने के लिए, क्योंकि बहुत ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, तो उनको प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में चाहिए होता है, और ताकि उनका शरीर जो है वो सही अनुपात में जो है वो बढ़ सके, उनके शरीर की जो वृद्धि जो हो और वो ठीक ठाक से हो। ठीक है। इसके बाद जो है प्रोटीन हमारे शरीर में कुछ सुरक्षा के रूप में भी काम करता है। उसको हमारे बॉडी के सभी कार्य ठीक से हो उसमें भी उनका जो है यह योगदान रहता है। तो कुछ हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हम भोजन जो करते हैं जो उनको पचाने में मदद करता है, तो रेगुलेटरी जो बॉडी प्रोसेस है जैसे कि डाइजेशन में मदद करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, हम कोई भी भोजन खाते हैं, मुंह से लेते हैं, है ना, वो रस होते हैं, तो वो रस हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे प्रोटीन ही होते हैं। जो भी हमारे जैसे लार हमारी है, या हमारे पेट में जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये सारे हमारे एंजाइम से बनते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली हमारी मदद करते हैं हमारे सही पाचन क्रिया में। और दूसरा जो है, जितने भी हमारे हार्मोन्स जो हमारे जो अंतरस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं, और हार्मोन्स भी हमारे शरीर के प्रॉपर जो है हमारे शरीर का जितनी भी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो वो जो हार्मोन जो बनते हैं वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन का काम हमारे शरीर में एक तो सुरक्षा भी प्रदान करना होता है, और जो है नियम से सारे कार्य हो उनको भी मदद करता है। ठीक है ना। तो ये, और साथ ही साथ हमारे जितनी भी एंटीबॉडीज जो होती है, मतलब हमारे शरीर को जो भी सुरक्षा बनने में, कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो जो एंटीबॉडीज जो बनती है वो भी हमारे को प्रोटीन्स ही के ही द्वारा बनती हैं।
फिर है हमारे जो प्रोटीन जो है वो कुछ चीजों को, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे, हाँ, जो हमारे रक्त के अंदर प्रेजेंट है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जो हम श्वास लेते हैं, जो श्वासों के साथ जो ऑक्सीजन जाती है, तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में भीतर प्रवेश करती है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है और जहां पर जरूरत होती है वहां पर छोड़ता है। और जब वो छोड़ता है तो वहां पर जो भी केमिकल प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको भी वापस में ले जाके फेफड़ों को देता है, ताकि वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ सके, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को लेके जाने का काम भी जो कैरियर का काम है या वाहक के रूप में हमारे प्रोटीन ये भी काम करते हैं। तो हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम हमारा क्या होता है? आयरन होता है, लोहे तत्व से बना होता है। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनेगा, या खून की कमी या आयरन की कमी होगी तो भी ये ठीक से नहीं बनता, तो हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो हमें अलग तरह के रोग हो जाएंगे। तो प्रोटीन का काम इस हीमोग्लोबिन भी बनाने में जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब जो चौथा कार्य है यहाँ पर है कि उसका और क्या काम है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये है कि ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता, याद दिला दूं तो जब हमने पहली कक्षा में जब हमने पढ़े थे, तो हमारे तीन मुख्य जो हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। ठीक है ना? तो प्रोटीन भी यहाँ पर हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन जब मैंने फैट और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, आपको ये बता दिया था कि प्रोटीन को इस काम के लिए थोड़ा सा अलग रखा जाता है, क्योंकि मेन काम हमारे बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, टूट फूट में उसका काम करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर ऊर्जा प्रदान करने में वो मतलब अगर कमी हो जाती है, नहीं दे पाते हैं, तो फिर प्रोटीन भी आके वो उस काम को संभालता है, तो वो भी ऊर्जा को प्रदान करता है। तो यह भी उसका काम है। ये इसको जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट उसको कह देते हैं कि भैया तू अपने दूसरे काम कर, अभी ये काम मत कर। लेकिन अगर जब वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते हैं, तो उस कार्यभार को संभालने के प्रोटीन आ जाता है कि जी मुझे तो ये काम करना है, ताकि हमारे शरीर में किसी भी तरह से ऊर्जा की कमी ना हो। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का भी उपयोग किया जाता है। और ये जो हमारी एनर्जी देता है, ये हमारी देता है 4 किलो कैलोरी, जितना कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन प्रोटीन के स्रोत थोड़े से महंगे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सस्ते होते हैं, इसीलिए ज्यादा जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में हम भोजन में लेते हैं उस ऊर्जा को करने के लिए। प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े से महंगे होते हैं, तो और देते ऊर्जा उतनी ही है, इसीलिए ये इसको कम हम उसमें लेते हैं, ताकि हम जो है मेन काम के लिए वो कर सके। लेकिन ऊर्जा प्रदान करने का काम भी हमारे शरीर में प्रोटीन का होता है। तो अब हम देखेंगे अगर कम या ज्यादा अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या इनके हमारे उसमें उसका परिणाम होता है। अगर प्रोटीन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो स्पेशली बच्चों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एक रोग हो जाता है जिसको क्वाशरकर बोलते हैं। उसकी वजह से बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जो बच्चों की ग्रोथ है, जो शरीर की वृद्धि है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि कई जगह पे देखा जाता है कि उनको इडीमा, इडीमा मतलब सूजन आ जाती है, उनके शरीर के अंदर जो है पानी सा भर जाता है, उनका जो है जगह जगह पे सूजन हो जाती है। स्पेशली जो फिर और उनके बाल और जो उनकी चमड़ी है वो बिल्कुल रूखी सी भी हो जाती है, खराब हो जाती है, और इन्फेक्शन को कैच करने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। दस्त बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं ऐसे बच्चे को, तो ये कुछ लक्षण उसके होते हैं। और अगर प्रेग्नेंट, अगर जो माता जो
गर्भवती हैं, अगर उनको प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर नहीं मिलेगी तो होने वाले बच्चे के ऊपर असर आता है। तो जो फीटस जो होता है पेट में, जो गर्भ जो होता है, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है। और अगर जो माता है गर्भवती के बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो स्तनपान कराती हैं, तो उनका भी जो है दूध प्रॉपर नहीं आ पाता है प्रोटीन की कमी की वजह से, तो उस बच्चे को भी पूरी मात्रा में जो है उसका पेट नहीं भरता है, उसको जो है न्यूट्रिशन उसको भी कमी होती है, माता को भी होती है। तो प्रोटीन जो बच्चे की वहां पर भी जो है डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाती है। तो प्रोटीन की कमी की वजह से काफी जो है इफेक्ट आता है, तो इसको ध्यान में हमें जो है रखना पड़ता है। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे की तरफ चलें। चलें आगे। जी मैडम। जी, तो अब हमारा है नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारा, हम बात करेंगे पानी के बारे में। तो जो पानी है ये भी हमारा बहुत ही जरूरी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि पानी हमारे शरीर में लगभग कितना होता है, कौन बताएंगे? 70%। ऑलमोस्ट 70% है ना, कई जगह पे 60 कह देते हैं, कई जगह पे 70 कह देते हैं। तो हमारे शरीर में जो पानी बहुत ही एक जरूरत वाली चीज है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 70% ये हमारे शरीर में है, तो सोचिए कि कितना जरूरी होगा, है ना। तो इसमें हमारे जो पानी जो ये बनता है, ये हमारे किस चीजों से बनता है? ये हमारे इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर ऑक्सीजन। का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई बताएं तो? एनीवन? H2O। यस, H2O। बेस्ट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो H2O होता है, तो H जो हमारा होता है, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। पर पानी हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, ऑर्गेनिक नहीं आता है, बिकॉज कार्बन नहीं प्रेजेंट है। और हम जो है, अगर हमें खाना ना मिले तो हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, कोई बताएं? 1 से 2 दिन। अभी नवरात्रों में क्या किया था, कितने दिन भूखे रहे थे? 1 हफ्ता। 15 दिन तो रह सकते। रह सकते हैं ना, 15 दिन रह सकते हैं। पर पानी के बिना कितने दिन तक रह सकते हैं? 1 वीक। 3 दिन नहीं। यस। और 1 खाने वीक के रह बिना? सकते मैम, बॉइल वाटर पी से। हाँ जी। बॉइल वाटर लेके 1 वीक तक के रह सकते बिना खाना खाए। मैं सिर्फ हम पानी के नहीं, हम वैसे बात करें, खाना आप अगर एक हफ्ता नहीं, आप 3 महीने तक बिना खाना खाए रह सकते हैं, 90 दिन निकाल सकते हैं आप, लगभग लगभग। ठीक है। वैसे तो 30 से 45 दिन भी कहीं कहीं आता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ना गुल्लकें बहुत जमा है हमारे न्यूट्रिएंट्स की, वो फिर हमें ऊर्जा देना शुरू कर देते हैं हर कार्य के। तो डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। तो आप लगभग अगर ऑन एन एवरेज मान के चलोगे तो 30 दिन आप कह सकते हो कि बिना खाने के आप के प्राण नहीं निकलेंगे। ठीक है। और पानी जो है आप एक हफ्ता तक निकाल सकते हैं। और ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के बिना कितने दिन तक रह सकते हो? पानी बिना से भी तो तो ऑक्सीजन मिलती है और एक खाने मिनट से भी भी नहीं। ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना बताइए, सांस के बिना, श्वास के बिना। सांस एक पल नहीं रह सकते, सांस के यस, बिना एक पल कैसे नहीं रहेंगे। रह सकते हैं। हालांकि आप कुंभक लगा सकते होंगे शायद अपनी अपनी क्षमता से काफी कुछ देर तक, परंतु
सांसों के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ऐसी ही अवधारणा है। तो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और हम सिर्फ पानी जो है, जल जो है, हम सिर्फ जल पीकर ही नहीं उसको हम प्राप्त करते हैं, हमारे भोजन से भी वो प्राप्त होता है। कई हमारे ऐसे भोजन होते हैं जिनमें की जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हम भोजन से भी प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो चयापचय का जो क्रिया होती है उसमें भी जल का निर्माण होता है। तो वहां से भी हमें बहुत ही कुछ मात्रा में ही, लेकिन वहां पर भी हमें जल का जो है निर्माण हमें मिलता है। तो कार्य क्या है उसका, जल का शरीर में, हमारे शरीर में जल का कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो है हमारे शरीर का बहुत ही जो है मेजर कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शरीर का जो भाग है, शरीर का जो निर्माण है, हमारे बेसिकली बॉडी वेट भी आप कह सकते हो। वो यहाँ पर आपने देखा मैंने 60 का था, 60 से 70% के बीच में हम कह देते हैं, बच्चों में 75 तक भी हो जाता है, एडल्ट में 60 तक होता है। तो हमारे शरीर का जो वेट है, वजन जो है, वो इतना ही लगभग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल हैं, ऊतक हैं, सबके अंदर हमारा, इवन आपकी हड्डियों में भी आपका जल जो होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि जितने भी हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, जो द्रव्य हैं, उनमें जल अवश्य, उनमें जल होना तो जरूरी है, क्योंकि तभी वो तरल बनेंगे। तो हमारे शरीर में द्रव्य कौन कौन से हैं, फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है हालांकि। देख पा रहे हैं आप? ये मैंने स्लाइड ऊपर कर दी। ब्लड, रक्त है, हमारे मुंह से लार निकलती है, जितने भी हमारे पाचक जो रस हैं जो बनते हैं वो भी तरल पदार्थ में निकलते हैं। जो हमारे शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है वहां पर भी पानी प्रेजेंट होता है। हमारे जो स्टूल जो बनता है, फीसिस जो होते हैं, उसमें भी पानी होता है, पसीना होता है। इन सब में हमारे जो है ये बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, ये सब हमारे इसके अंदर पानी, आपको पता होगा, ये द्रव्य पानी से ही बनते हैं। इसके बाद पानी का हमारा और क्या इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी का जो तापमान है उसको भी करता है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत गर्मी होती है तो आपको अपने आप ही पसीना आना शुरू हो जाता है, ताकि आपके जो शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित ही रहे, है ना। और कई बार ये आप ये देखोगे कि जो हमारे शरीर में अगर कहीं एक जगह अगर गर्मी है तो ये भी पानी उसको एक सार पूरे शरीर में जो है स्थापित करता है, कि एक जगह पर ही नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरा से। ओके। और अगर हमारा जो है अगर जो हमारी चया जब होती है तो हमारे उसमें जो गर्मी जो होती है, तो वहां पर भी पानी के द्वारा उसको जो है नियंत्रित भी किया जाता है। तो तापमान को नियंत्रित करने का ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद जो है कि ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब जो कि इसके अंदर जो भी चीज डालोगे घुल जाएगी, फैट्स को छोड़कर। प्रोटीन भी घुल जाते हैं इसमें, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी घुल जाते हैं, हमारे लिपिड लिपिड में भी हमारे वो नहीं घुलते हैं, वो घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये हमारे कुछ जैसे कुछ हमारे शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, वो इसी में घुल के हमारे शरीर से बाहर निकलने में हमारे को ये मदद करता है। और हमारे जैसे कि हमारे जैसे फैट सॉल्यूवेंट हमारे वो थे विटामिन थे, ऐसे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं जो कि पानी में घुल के हमारे शरीर को बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो वहां पर भी उन विटामिन को हमारे शरीर में काम करने के लिए मदद करता है। दूसरा हमारे शरीर के जितने भी बॉडी के अंदर जो है मॉइस्चर रहना चाहिए, नमी रहनी चाहिए, एकदम सब चीज ड्राई नहीं होती है, हमारे शरीर के अंदर नमी प्रदान रहती है, तो हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। जैसे चिकनाहट होनी चाहिए, जैसे कि हमारे जोड़ों में है ना,
हमारा खाना जो है आराम से सरकता रहेगा, सलाइवा तो मुंह में बन गया, लेकिन अंदर की जो भी है वहां पे अगर हार्ड होता, नमी नहीं होगी, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत आएगी, है ना, हर चीज सुचारू रूप से काम नहीं करेगी। तो वहां पर भी हमारे शरीर को नमी प्रदान करने का जो है काम करता है, तो जिससे कि हमारे जितने भी काम है वो सुचारू रूप से हमारे चलते रहें। तो कहाँ कहाँ से मिल जाता है हमें जल, जो है कहाँ से प्राप्त करते हो, तरल रूप में आपको पता ही है, आप पानी तो पीते ही हैं, जो भी आपके ड्रिंक्स होते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, चाय कॉफी, जो आप रस लेते हो, नारियल पानी तो खैर है ही उसी फॉर्म में, या आप ये जो आजकल कोका कोला वगैरह ये सब चीजें होते हैं उनसे भी आपको तो मिलता ही है। लेकिन हमारे जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो हमारे वैसे जो ठोस जो खाना जो भी हमारा होता है उनमें भी हमारे ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा हमें दिखता नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो हमारे भोजन से भी हमारे प्राप्त होता है। सावधानी रखनी होती है कि आप जो भी पानी पिए साफ हो, स्वच्छ हो, जिससे कि आप जो है अपने किसी भी वाटर बॉर्न डिजीज, जो कि मतलब पानी से जो आपके जनित रोग होते हैं, स्पेशली अब इस ये जो मौसम अब आना शुरू होगा वो बरसात के मौसम में ज्यादा होते हैं, तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी को आप ऐसे ही इनटेक करते हो, तो जरूरी नहीं कि आरओ, अगर आपके उधर बहुत गंदा पानी आता है तो आरओ लगाइए, नहीं तो सिंपल आप अपने कपड़े को जो है आजकल जैसे गर्मियां है तो मटके में ही रखेंगे, नहीं तो कपड़े से छान के, या जो सिंपल फिल्टर्स आते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लगे तो आप अपने पानी को बॉईल करिए 20 मिनट तक, उसको ठंडा होने दीजिए और फिर आप उसका सेवन करिए, तो वो बहुत अच्छा सस्ता है, क्योंकि आरओ वगैरह में वाटर वेस्टेज बहुत होता है, और ऐसा अब आजकल रिसर्च आ रहे हैं कि काफी सारे वो जो इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो भी हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फल और सब्जियों में अलग अलग जो हमारे खाद्य पदार्थों में जो पानी की मात्रा, जो मॉइस्चर कंटेंट बताया गया है कि पालक में कितना है, कद्दू पंपकिन जो होता है, सीताफल कहते हैं, मटर में कितना है, सेब में बताया है, गाय के दूध में बताया है, अनाज में बताया है कि चावल में और गेहूं में, और दालों में जो जो काला चना होता है, तो ये अलग अलग उसमें बताया है। तो पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में बैलेंस रहना, जो कि हमारे शरीर को अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो अभी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट होगा। तो अभी तक हमने अपने जो मुख्य रूप से अपने स्थूल तत्वों के बारे में बात करी, कौन कौन से थे वो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन प्रोटीन, और हमारा वाटर। वाटर, है ना। तो ये हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, मुख्य रूप से जो हमारे पानी को छोड़कर वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते थे। और जो जल है उसका एक अपना जो काम है, स्पेशली हमारे हर शरीर के कार्य करने में वो जो है मदद करता है, ठीक है ना। तो अभी कुछ प्रश्न है तो पूछ लेते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कल हम स्टार्ट करेंगे, समय भी अब वो खत्म होने वाला है, और कल हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में कल हम इनके ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।